नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। इस वक्त आपके साथ मैं हूं शांभवी सिंह। कल बाघमारा के खरखरी क्षेत्र के हिल टॉप राइजिंग आउटसोर्सिंग कंपनी के बाउंड्री वॉल को लेकर हुए विवाद का मामला जो है वो तूल पकड़ता चला गया। गोलीबारी, बमबाजी, गिरिडीह सांसद के कार्यालय को आग के हवाले किया गया। तो वहीं इस दौरान कई लोग घायल हुए, तो डीएसपी भी इस दौरान घायल हो गए। आपको बता दें कि उन्हें अभी आगे उनकी इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर किया गया है। इस मामले के बाद से पुलिस अभी भी कई जगहों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन अब जो यहाँ और आसपास के लोगों के जहन में सवाल है कि आखिर क्यों आउटसोर्सिंग को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में बार बार कोलियरी क्षेत्रों में इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। तो आज हमारी द न्यूज पोस्ट की टीम इस मामले पर और विस्तार से बातचीत करेगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार सत्यभूषण सिंह जुड़ चुके हैं। हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं और आज इस मामले पर विस्तार से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, मेरा आपसे सबसे पहला प्रश्न ये है कि आखिर आउटसोर्सिंग को लेकर क्यों बार बार विवाद होता है, इस तरह के बार बार मामले देखने को मिलते हैं? एक्चुअली में आउटसोर्सिंग का विवाद जो है वो पूरी तरह से दबंगई के लिए होता है। उस इलाके में उस कंपनी पे दबंगई कायम करने के लिए लोग आपस में टकराते हैं, मारते हैं, मारपीट होती है, खून बहता है। और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। अचानक चुनाव परिणाम आने के बाद यह कोयलांचल में फिर एक बार तेजी से बढ़ गया है। निरसा विधानसभा क्षेत्र में टकराहट हुई, वहाँ माले और भाजपा वाले लोग टकराए। झरिया विधानसभा क्षेत्र में टकराहट हुई, वहाँ जनता मजदूर संघ के जो दो गुट हैं वो लोग आपस में टकराए। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में कल यानी गुरुवार को जो टकराहट हुई, ये दूसरी टकराहट है। इसके पहले लोयाबाद क्षेत्र में टकराहट हुई थी, उसमें भी कम से कम 25-30 राउंड फायरिंग हुई थी। उस पर भी मुकदमा हुआ, केस हुआ, अरेस्टिंग हुई। फिर गुरुवार को भी फायरिंग हुई। अब इस फायरिंग का मामला ये है कि ये पूरी तरह से तैयारी करके पूरी घटना को अंजाम दिया गया, इसलिए कि लोग बताते हैं कि महीना दिन पहले से इसकी तैयारी चल रही थी। कंपनी वाले लोग बाउंड्री करने की तैयारी में थे, तो उसके जो विरोधी थे उसको काम को रोकने के लिए तैयारी थी। कहा तो यह जा रहा है कि 7 जनवरी को गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने महाप्रबंधक के साथ बैठक की थी। बैठक के बाद उन्होंने महाप्रबंधक को कहा कि पूरा कागजात वगैरह आप दिखाइए, उसके बाद काम शुरू करिएगा। 7 तारीख को बैठक करके संसद जाते हैं और 9 तारीख को ये बवाल शुरू हो जाता है। और बवाल भी छोटा मोटा बवाल होता नहीं है, कई राउंड में बवाल होता है। और बवाल इतना बड़ा बवाल होता है कि हमको लगता है कि धनबाद में इस तरह की घटना में पहले बार कोई डीएसपी रैंक के अधिकारी घायल हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला है, ये छोटा मामला नहीं है। अगर इस बार भी इस घटना पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो धीरे धीरे ऐसा करने वालों का मनोबल और बढ़ेगा। सर, ये बातें भी चर्चा में और सुनने को भी आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि क्या बाघमारा कांड की पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही थी? तैयारी इसलिए कहा जा रहा है कि जिस तैयारी के साथ गोली, बंदूक, बम चले, उससे लगता है कि बहुत पहले से इस तरह की तैयारी थी और तनाव चल रहा था। चूंकि ये तो बात क्लियर है कि हिल टॉप राइजिंग आउटसोर्सिंग का काम करना है, उसके लिए चहारदीवारी का काम शुरू होना था। तो चहारदीवारी काम के लिए शुरू करने के लिए 2 गुट टकराए इसमें। तो इन लोगों की पहले से तैयारी थी, एक गुट कंपनी के पक्ष में है, दूसरा कंपनी के खिलाफ है। तो निश्चित रूप से बहुत पहले से ये लोग तैयारी करके रखे थे। और कल जैसे बाउंड्री का काम शुरू हुआ, आनन फानन में फायरिंग, बमबाजी, पत्थरबाजी सब कुछ हुआ। आपने सही कहा सर कि जिस हिसाब से जितने गोलियों का और बम का प्रयोग किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा जो लोग लगा रहे हैं वो साफ तौर पर सामने साफ दिख रहा है और अब ये जांच का विषय है। सर, लेकिन ये जानना चाहिए कि आखिर इतने साहसी कैसे माफिया हो गए हैं, क्योंकि अब तक 2 गुट आपस में भिड़ रहे थे, तब तक ये बातें समझ में आ रही थी, और अब प्रशासनिक अधिकारियों पर इस तरह से हमला जो किया गया, तो ये मनोबल, ये साहस आखिर कैसे आ रहा है इन माफियाओं के पास? साहस का मुख्य कारण ये है कि ये लोग आर्थिक रूप से ये लोग बहुत मजबूत हो गए हैं और पुलिस कार्रवाई के नाम पे एफआईआर करती है, कुछ छोटे छोटे लोगों को पकड़कर जेल भेजती है। इस गैंग के जो किंग पिन होते हैं उन पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। नतीजा होता है कि किंग पिन जो है वो फिर से गुट तैयार करते हैं। गुट तैयार करने के बाद मार पीट करने के लिए
लोगों को इकट्ठा करते हैं, आउटसोर्सिंग कंपनियों पर दबाव बनाते हैं, आउटसोर्सिंग कंपनियां भी इनके आगे झुक जाती है, घुटने टेक देती है और नतीजा होता है कि इन लोगों का मनोबल बढ़ता चला जाता है और फिर इलाके में इन लोगों का अपना एक दबदबा हो जाता है। कहने के लिए तो ये लोग कहते हैं कि हम मजदूरों को रोजगार दिला रहे हैं, लोगों को न्याय दिला रहे हैं, उसके लिए ये सब लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि मजदूरों की लड़ाई, मजदूरों की भलाई से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं रहता है। ये सिर्फ इलाके में अपनी दबंगई कायम करने के लिए ये सब करते हैं। और आउटसोर्सिंग कंपनियां भी जो है ना, वो भी कुछ इस ढंग से काम करती हैं। जैसे एक चीज़ पता नहीं तुम लोगों को मालूम है कि नहीं, हर एक आउटसोर्सिंग कंपनियों में एक ठो लाइजनिंग अफसर का पद का सृजन कर दिया गया है। वो लाइजनिंग ऑफिसर कोई नहीं होता है, उनका कोई पढ़ाई लिखाई की कोई डिग्री नहीं होती है, उनकी सिर्फ एकमात्र डिग्री यही होती है कि वो कितने बड़े दबंग हैं, इलाके में उनकी कितनी दबंगई है, और उस दबंगई के नाम पे उनको लाइजनिंग ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाता है। वही प्रोडक्शन करते हैं, मजदूरों को कंट्रोल करते हैं, बाहर कोई समस्या होती है उसको कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से आउटसोर्सिंग कंपनियां भी इसके लिए कम जिम्मेवार नहीं हैं। जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, क्या ये जो टेंडर के नियम है उनका सही ढंग से पालन करती हैं? टेंडर के ढंग से सही नियम से पालन, चूंकि ये सारी आउटसोर्सिंग कंपनियां बीसीसीएल के अंदर में काम करती हैं, तो ये पूरी जवाबदेही बीसीसीएल की है। बीसीसीएल के अधिकारी टेंडर जो अलॉट करके दे देते हैं, उसके बाद हमको नहीं लगता है कि बीसीसीएल के अधिकारी कभी इंस्पेक्शन करने को जाते हैं कि जो टेंडर के नियम पे आउटसोर्सिंग कंपनियों को काम दिया गया है उसका अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तुमको याद होगा कि पिछले बार जब मीटिंग वगैरह हुई थी तो उसमें निर्णय लिया गया था कि आउटसोर्सिंग कंपनियां जहां प्रोडक्शन करेंगी वहां फेंसिंग होगा, रात को लाइटिंग की व्यवस्था होगी, सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता की जाएगी, ड्रोन कैमरा लगाए जाएंगे। लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये सब अभी इसको प्रैक्टिस में लाया गया है, और नतीजा है कि जैसे आउटसोर्सिंग कंपनियां काम करती हैं उसी हिसाब से कोयला बीसीसीएल को दे देती हैं, बीसीसीएल भी इसी से निश्चिंत हो जाता है। कितनी सुरक्षा है, कितने सुरक्षा मानक का पालन किया जा रहा है, ये सब बीसीसीएल को देखने की जरूरत नहीं होती। एक सवाल सर, ये जो सभी के जहन में आ रहा है कि क्या अगर इस मामले में डीएसपी घायल नहीं होते तो क्या ये मामला भी हर बार की तरह ठंडे बस्ते में चला जाता? इस प्रश्न में दम है, इसलिए दम है कि फायरिंग की घटनाएं तो बहुत बार होती रहती हैं, लेकिन पुलिस जिस ढंग से कल के बाद से आज रेस हुई है, छापेमारी कर रही है, शायद अभी तक इस मामले में 2 एफआईआर किए जाने की सूचना है। हालांकि पुख्ता खबर नहीं है, लेकिन 2 एफआईआर किए जाने की सूचना है। आईजी यहाँ कैंप कर रहे हैं, डीआईजी यहाँ कैंप कर रहे हैं, लगातार छापेमारी हो रही है। छापेमारी में एसएसपी भी शामिल हैं, सिटी एसपी शामिल हैं, ग्रामीण एसपी शामिल हैं। तो पुलिस इस बार थोड़ा कठोर रुख अपनाए हुए है, और ज़रूरत है इस कठोर रुख को बनाए रखने के लिए, सो दैट कि माफिया का मनोबल तोड़ना अब बहुत जरूरी है, नहीं तो अब ये परेशानी का कारण बनेंगे। एक मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि क्या कोयला उद्योग के नेशनलाइजेशन के पहले भी इसी तरीके के मामले देखने को मिलते थे, या फिर ये अभी इधर देखने को मिल रहा है? नहीं, कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पहले भी मामले इससे मिलते जुलते हुआ करते थे। उस समय क्या था कि प्राइवेट कोयलरी मालिक जो है लठैत रखते थे, उसके पीछे कहा यह जाता था कि मजदूरों को दबाने डराने के लिए वो लठैत रखते थे, मजदूरों से अधिक काम कराने के लिए, कम पैसा देने के लिए वो लठैत रहते थे। वही लठैत बदलते 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 माफिया बन गए, जो कि आज तुम देख रही है कि वो माफिया, फलना माफिया, ये सब माफिया, बड़े बड़े लोग माफिया हो गए। तो अब तो लगभग सभी उस समय के माफिया जो हैं वो सब स्वर्ग सिधार गए हैं। अब उनका यूथ विंग है, लेकिन अब उतना बहुत कारगर नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बहुत माफिया तैयार हो गए हैं। आउटसोर्सिंग कंपनी वाले भी लगभग उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब वो लोग सीधे लठैत नहीं रख के लाइजनिंग ऑफिसर रख रहे हैं, बाहर के आदमियों को रख रहे हैं, और विवाद लगभग वही है जिस तरह से राष्ट्रीयकरण के पहले लोग कोयला उद्योग को देखते थे, आज भी उसी तरह से लगभग मिलता जुलता हालात देखने को मिल रहा है।
तो बिल्कुल आपने सुना कि ये जो मामला है अब काफी हाई प्रोफाइल मामला कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, क्योंकि इस मामले में डीएसपी घायल हुए और उसके बाद से लगातार पुलिस काफी एक्टिव हो गई है, छापेमारी की जा रही है अभी भी कई जगहों पर, और तमाम सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी इस पूरे मामले में अब बहुत गहनता से जांच कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कब तक कोयलरी क्षेत्र में आउटसोर्सिंग को लेकर इस तरीके से बार बार इस तरह के विवाद सामने आ रहे हैं? क्या इन तमाम विवादों पर क्या कभी विराम लग पाएगा, या जो सिलसिला है ये ऐसे ही आगे भी जारी रहेगा? फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।